स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी और इसमें हम संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने राल्फ डेरेनडार्फ के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में भी हम राल्फ डेरेनडार्फ के संघर्षवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। डेरेनडार्फ और मार्क्स के विचार किस प्रकार से संबंधित थे? वैसे तो हमने इससे पहले की वीडियो में डेरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत को पढ़ा था। डेरेनडार्फ का सिद्धांत इस अर्थ में मौलिक नहीं है कि उन्होंने कोई नया तथ्य प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत की आधार भूमि क्योंकि मार्क्स और वेबर के सिद्धांत से उभरी है, या हम ये कह सकते हैं कि उधार ली हुई है। यदि मार्क्स संपत्ति संबंधों की बात करते हैं तो डेरेनडार्फ प्राधिकार संबंधों की, शक्ति की, सत्ता की बात करते हैं और उसे अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु बनाते हैं। एक और विशेषता ये है कि डेरेनडार्फ जहाँ मार्क्स के वर्ग समाज की चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण देते हैं, वहाँ डेरेनडार्फ औद्योगिक समाज के पूंजीवाद की व्याख्या करते हैं। इन दो संघर्ष सिद्धांतवेताओं के सैद्धांतिक उपागमों में कुछ और अंतर भी देखे जा सकते हैं। मार्क्स अपने सिद्धांत का आधार उत्पादन पद्धति को मानते हैं, जबकि डेरेनडार्फ औद्योगिक समाज की संपूर्ण गतिविधियों को अपने अध्ययन के लिए लेते हैं। कार्ल मार्क्स के विधि ऐतिहासिक भौतिकवाद है। डेरेनडार्फ की आनुभाविकता, उन्होंने इतिहास का विधि के रूप में न्यूनतम उपयोग किया है। ये सब अंतर है जिन्हें इन दोनों विचारकों के सिद्धांतों में देखा जा सकता है। फिर भी दोनों के उपागमों और निष्कर्षों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संगठन की जो कल्पना की थी, उसमें डेरेनडार्फ ने संशोधन किया है। हम कार्ल मार्क्स की समाज संबंधी कल्पना का संशोधित रूप जो डेरेनडार्फ ने दिया है, पहले उसे समझते हैं। डेरेनडार्फ और मार्क्स दोनों ये मानकर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष की निरंतरता बराबर बनी रहती है। समाज में संघर्ष अपरिहार्य है, उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से डेरेनडार्फ और मार्क्स के विचार संघर्ष की उपस्थिति के संबंध में समान हैं। परस्पर विरोधी हितों के कारण पैदा होने वाले संघर्ष को दोनों ही विचारक ने स्वीकार किया है। दोनों ही स्वीकार करते हैं कि जातीय और निजी हितों को लेकर समाज में विरोधी समूह बन जाते हैं, चाहे ये विरोधी समूह डेरेनडार्फ के अनुसार शक्ति के बंटवारों को लेकर हो या मार्क्स के अनुसार संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो। विरोधी हितों का कारण शक्ति या संपत्ति का असमान बंटवारा है। दोनों ही विचारक इसे स्वीकार करते हैं। यह असमान बंटवारा ही एक समूह को प्रभुत्वशाली और दूसरे समूह को अधीन समूह बना देता है। अपने हितों के कारण ही समाज के विभिन्न समूहों का दो संघर्ष समूहों में ध्रुवीकरण हो जाता है। दोनों के लिए संघर्ष द्वंद्वात्मक है। जब एक संघर्ष सुलझ जाता है तो विरोधी हितों वाला नया समूह तैयार हो जाता है और फिर संघर्ष का नया रूप सामने आता है। यहाँ नया समूह आगे चलकर फिर संघर्ष को नया ईंधन देता है। इस तरह से यह असमान बंटवारा ही एक समूह को प्रभुत्वशाली और दूसरे समूह को अपने अधीन समूह बना देता है। अपने हितों के कारण ही समाज के अलग अलग समूहों का दो संघर्ष समूहों में ध्रुवीकरण भी हो जाता है। और इस तरह दोनों विचारक इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि किसी भी समाज की नियति या भविष्य सामाजिक परिवर्तन है, और इसी तरह सभी समाजों में पाया जाने वाला सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक संघर्ष परिणाम है। डेरेनडार्फ के कुछ अमूर्त प्रस्ताव भी हैं। डेरेनडार्फ की बहुत बड़ी समस्या ये जानने की थी कि आखिर कौन से समूह संघर्ष में भाग लेते हैं, और इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि संघर्ष के निर्णायक कारक कौन कौन से हैं।
तो पहले प्रश्न के उत्तर में उनका कहना है कि संघर्ष उन दो समूहों में होता है जिनमें एक के पास पर्याप्त शक्ति होती है, प्राधिकार होते हैं, तो दूसरा वह जिसके पास न्यूनतम शक्ति और अधिकार होते हैं। इनमें पहले समूह को वे अधिकोटि समूह और दूसरे समूह को वो अधीनस्थ समूह के नाम से पुकारते हैं। वे कार्ल मार्क्स की तरह इन समूहों को आर्थिक और व्यवसाय के आधार पर वर्ग नहीं कहते, बल्कि शक्ति के संदर्भ में इन दोनों समूहों को वर्ग से परिभाषित करते हैं। अधिकोटि समूह आदेश देता है और अधीनस्थ समूह इन आदेशों का परिपालन करता है। संघर्ष के निर्णायक कारकों की व्याख्या डेरेनडार्फ शक्ति के पुनर्वितरण से करते हैं। वास्तव में डेरेनडार्फ के अनुसार प्राधिकार द्विभागी होता है। शक्ति को पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जनता या वर्गों को संगठित करने की है। जनता हेतु समूहों में बटी होती है। मार्क्स के अनुसार हेतु समूह तकनीकी, टेक्निकल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और सामाजिक सोशल होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनका कहना है कि राज्य जितना अधिक उदार होगा उतने ही अधिक लोग संघर्ष करने के लिए संगठित होंगे। दूसरी ओर राज्य जितना अधिक अधिनायकवादी होगा उतने ही संगठित होने की संभावना कम होगी। डेरेनडार्फ ने तकनीकी और सामाजिक हेतु समूहों के लिए भी कुछ प्राकल्पनाएं बनाई हैं। यहाँ पर हम उनके द्वारा दिए गए कुछ अमूर्त प्रस्तावों को जो उन्होंने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट में रखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है, किसी भी आदेश सूचक समन्वित समाज ICA के लोगों में वास्तविक समाज के बारे में जितनी अधिक चेतना होगी उतनी ही अधिक उनके संघर्ष करने की संभावना होगी। उनकी जानकारी और जागृति के परिणाम स्वरूप अधिक संघर्ष होंगे। जितनी अधिक तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक दशाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में होगी उतना ही संघर्ष अधिक तीव्र होगा। अधिकोटि या सुपर ऑर्डिनेट और अधीनस्थ समूहों में जितनी कम गतिशीलता होगी संघर्ष उतना ही अधिक होगा। संघर्ष जितना अधिक गहरा, सघन और हिंसात्मक होगा उतना ही अधिक सामाजिक परिवर्तन भी होगा। डेरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत के कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है और कमियां भी बताई है। शायद डेरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत की सबसे अधिक तीखी आलोचना की है पीटर वैन गार्ड ने। उनका तर्क है कि डेरेनडार्फ ने मार्क्स से हटकर द्वंद्वात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत रखा है, यद्यपि उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन फिर भी डेरेनडार्फ कारणात्मक विश्लेषण की विधि में बहुत ही कमज़ोर है। डेरेनडार्फ मार्क्स के सिद्धांत को बुनियादी रूप से तो चुनौती नहीं देते, पर सिद्धांत निर्माण का उनका उपागम मार्क्स से अलग है। मार्क्स की विशिष्टता यह है कि उन्होंने सिद्धांत को कारणात्मक विश्लेषण के स्तर पर प्रस्तुत किया है। इस कारणात्मक विश्लेषण में टर्नर कुछ आपत्तियां रखते हैं। उनका कहना है कि डेरेनडार्फ ये भूल जाते हैं कि संघर्ष जहां सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाता है वहां यह परिवर्तन भी संघर्ष का ही एक कारण होता है। दूसरे शब्दों में, संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन तो होता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन भी संघर्ष लाता है। ऐसी ही कुछ और कठिनाइयाँ जो आनुभाविकता से जुड़ी हुई हैं कारणात्मक विश्लेषण को कठिन बना देती हैं। इसी कारण टर्नर की दृष्टि में डेरेनडार्फ का कारणात्मक विश्लेषण कमजोर हो जाता है। डेरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी जिसका उल्लेख विद्वान टर्नर ने किया है वो ये है कि उन्होंने जिन अवधारणाओं को प्रयुक्त किया है उन्हें चरों या वेरिएबल्स की तरह कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। जैसे डेरेनडार्फ की केंद्रीय अवधारणाएं प्राधिकरण, प्रभुत्व, अधीनता और हेतुचर की तरह कभी भी प्रयुक्त नहीं हुई हैं। यह ठीक है कि जब शक्ति को समाज वैधता देता है तो वो प्राधिकार बन जाता है, लेकिन ये प्राधिकार चर भी है। कहीं पर प्राधिकार अधिक है तो कहीं कम है। प्राधिकार की तरह की प्रभुत्व, अधीनता, हेतु आदि अवधारणाएं भी चर की तरह परिभाषित नहीं हैं। यह इसी कारण है कि डेरेनडार्फ के अमूर्त प्रस्ताव बराबर अस्पष्ट बने रहते हैं। डेरेनडार्फ को करना तो ये था कि वे इन अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके चर के रूप में इन्हें वर्गीकृत करते हैं।
विधि के संदर्भ में भी डेरेनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत की आलोचना हुई है। इन्होंने जहाँ तक संभव हुआ है अवधारणाओं को सामान्य रूप से परिभाषित किया है। ये परिभाषाएं इतनी सामान्य हैं कि इन्हें केवल अस्थायी भी कहा जा सकता है। जैसे डेरेनडार्फ शक्ति, वैधता, प्राधिकार, हित, प्रभुत्व और यहाँ तक कि संघर्ष को सामान्य रूप से परिभाषित करते हैं। ये कहना बहुत सरल है कि मनुष्य जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन इस संघर्ष को विश्व स्तर पर कैसे मापा जा सकता है, ये स्पष्ट करना या परिभाषित करना भी आवश्यक है। वैमनस्य भी संघर्ष है और युद्ध भी संघर्ष है। संघर्ष होते हुए भी अपनी गहराई में दोनों प्रकार के संघर्ष के स्वरूप अलग हैं। डेरेनडार्फ के पास संघर्ष के इस परिमाण के मूल्यांकन का कोई वैज्ञानिक पैमाना नहीं है। डेरेनडार्फ के सिद्धांत में बहुत बड़ी कठिनाई तब आती है कि जब हम आनुभविक क्षेत्र में इसका परीक्षण करते हैं। लेकिन ये कमजोरी केवल डेरेनडार्फ के सिद्धांत की नहीं है, बल्कि सामान्यतः इस तरह की विधि संबंधी समस्याएं हर सिद्धांत के साथ आती है। इसमें हम डेरेनडार्फ को अपवाद नहीं मान सकते हैं। डेरेनडार्फ ने पार्सन्स के प्रकार्यवाद की आलोचना करने में कोई कोताही नहीं बरती है। किसी भी आलोचना का यदि कोई कटु रूप होता है तो वह हमें पार्सन्स के प्रकार्यवाद की आलोचना में देखने को मिलता है। डेरेनडार्फ ने प्रकार्यवाद की कटु आलोचना करते हुए कहा कि प्रकार्यवाद तो केवल एक यूटोपिया यानी आदर्श लोक है। यह लोक राम राज्य है, जिसकी इच्छा में जो आए प्रकार्यवाद के बारे में लिखे, ठीक है। डेरेनडार्फ का द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत क्या आदर्श लोक से आगे बढ़ा है, क्या वास्तविक धरती से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर हमें टर्नर की कतिपय स्थापनाओं में मिलेगा। डेरेनडार्फ जब अपना शब्द आडंबर अपनी बहुप्रयुक्त अवधारणाओं जैसे कि द्वंद्व, प्रभुत्व, अधीनता और संघर्ष के मुखौटे को अपने सिद्धांत के काम में लाते हैं, तब वे भी पार्सन्स के आदर्श लोक के समकक्ष आ जाते हैं। डेरेनडार्फ का आदर्श सूचक समन्वित समाज, जिसे हम आसस या फिर आईसीए भी कहते हैं शॉर्ट में, और कुछ ने होकर पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम का जो थ्योरी पार्सन्स के द्वारा दी थी ही है, जिसे डेरेनडार्फ भूमिका व प्राधिकार कहते हैं। ये पार्सन्स का सामाजिक नियंत्रण है। जिस प्रकार से पार्सन्स अपनी कृतियों में बेशुमार लफ्फाजी करते हैं, वैसे ही डेरेनडार्फ की संघर्ष की अवधारणा भी एकदम अस्पष्ट और धुंधली है। जिस तरह पार्सन्स सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को, फंक्शनल नीड्स को आवश्यक समझते हैं, तो वैसे ही सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में डेरेनडार्फ भी संघर्ष को आवश्यक समझते हैं। इस तरह जब डेरेनडार्फ का यह दावा है कि उनका सिद्धांत आदर्श लोक के सुनहरे राजपथ को छोड़कर धरती से जुड़े जनपद पर आ गया है, तो हमें डेरेनडार्फ पर संदेह होने लगता है। शायद डेरेनडार्फ की आलोचना जहर से भी अधिक कड़वी समझी जा सकती है, लेकिन फिर भी डेरेनडार्फ का द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था की संघर्ष प्रक्रियाओं के विश्लेषण में बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। सामाजिक यथार्थता, द्वंद्वात्मक संघर्ष के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, और यहीं पर डेरेनडार्फ और अधिकांश संघर्ष सिद्धांतवेता गलत हो जाते हैं। इन सिद्धांतवेताओं को संघर्ष की प्रक्रियाओं का विश्लेषण अधिक गहराई से करना चाहिए। तो इस प्रकार से डेरेनडार्फ का संघर्ष का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से सत्ता और प्राधिकार के ऊपर ही निर्भर करता है।